नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गोल्ड स्टडी पॉइंट। साथियों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग एंसेंट हिस्ट्री में पैलियोलिथिक एज के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। पैलियोलिथिक एज में मैं उसका खोज बताया था। पैलियोलिथिक एज का खोज कब हुआ था, किसने खोज किया था, टाइम पीरियड क्या था, कौन सा औजार मिला था, इन्वायरमेंट कैसा था, इकोसिस्टम कैसा था, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग प्रीवियस क्लास में प्राप्त कर चुके हैं। आगे आज मैं आपको मेसोलिथिक पीरियड के बारे में बताऊंगा। साथियों, जैसा कि मैं आपको बताया था, स्टोन एज के टाइम पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट आया था पैलियोलिथिक एज, सेकेंड आया था मेसोलिथिक एज और थर्ड था नियोलिथिक एज। हम लोग पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ चुके हैं। पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या था, किस जगह पे इसके बारे में खोज हुआ, किसने इसका खोज किया, ठीक है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए थे पिछले क्लास में। आज मैं आपको बताऊंगा मेसोलिथिक पीरियड के बारे में, मेसोलिथिक एज के बारे में। मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज को हिंदी में कहा जाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल सबसे फर्स्ट नंबर चीज आता है मध्य पाषाण काल के बारे में कि मध्य पाषाण काल का खोज किसने किया था। तो मध्य पाषाण काल के खोज के बारे में कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल के खोज किए थे एसीएल कार्लाइल ने इसका खोज किए थे। किसका? तो मध्य पाषाण काल का खोज एसीएल कार्लाइल ने किए थे। किस जगह पे? तो मिर्जापुर में एसीएल कार्लाइल के द्वारा मध्य पाषाण काल का खोज किया गया था। मिर्जापुर कहाँ है? तो मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। नेक्स्ट आता है कि एसीएल कार्लाइल को मिर्जापुर से मेसोलिथिक एज के बारे में कौन सा एविडेंस मिला। तो उन्हें यहाँ से माइक्रोलिथ्स प्राप्त हुआ। माइक्रोलिथ्स क्या होता है? माइक्रोलिथ्स को हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म पाषाण। सूक्ष्म पाषाण क्या होता है? तो पत्थरों का छोटा छोटा जो अवजार होता है उसी को माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। तो एसीएल कार्लाइल को मिर्जापुर से माइक्रोलिथ प्राप्त हुआ, सूक्ष्म पाषाण प्राप्त हुआ, जो कि यह एक एविडेंस था मध्य पाषाण काल का। नेक्स्ट आता है, अच्छा, एसीएल कार्लाइल को रॉक पेंटिंग, मतलब एसीएल कार्लाइल ने ही जो भी रॉक पेंटिंग्स था जो भारत में प्राप्त हुआ, रॉक पेंटिंग्स के बारे में सबसे पहले जानकारी एसीएल कार्लाइल ने ही दिए थे। मतलब रॉक पेंटिंग्स के बारे में सबसे पहले अगर कोई जानकारी देने वाला पर्सन था तो वो थे एसीएल कार्लाइल। इन्हीं के द्वारा रॉक पेंटिंग्स के बारे में जानकारी दिया गया था, इंफॉर्मेशन दिया गया था। नेक्स्ट आता है खोज खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है औजार। कौन सा औजार प्राप्त हुआ? तो औजार के बारे में, टूल्स के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से प्राप्त हुआ था माइक्रोलिथ, जिसको अभी मैं बताया कि माइक्रोलिथ क्या होता है। तो इसको सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है। क्या होता है सूक्ष्म पाषाण? तो आप लोग 5 या 6 क्लास में एनसीईआरटी के बुक में पढ़िएगा कि सूक्ष्म पाषाण जो है छोटा छोटा पत्थरों का औजार होता था। छोटा छोटा पत्थरों का औजार, नुकीला टाइप का औजार होता था, उसी को माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। उसी तरह से आता है कि कुछ यहाँ से बोन टूल्स भी प्राप्त हुए। बोन टूल्स क्या होता है?
तो बोन टूल्स होता है अस्थि उपकरण। उसी तरह से यहाँ से कुछ कंपोजिट टूल्स प्राप्त हुए। कंपोजिट टूल्स तो अस्थि उपकरण कहा जाता है इसको, बोन टूल्स को। कंपोजिट टूल्स को मिश्रित उपकरण कहा जाता है, मिश्रित उपकरण। उसके साथ साथ यहाँ से मिसाइल टेक्नोलॉजी भी मिला। अब बोलोगे कि सर मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या होता है? मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या होता है? तो मिसाइल टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मिसाइल प्राप्त हुआ। मिसाइल टेक्नोलॉजी का मतलब है कि यहाँ से तीर धनुष का कुछ सबूत भी मिला, मतलब तीर धनुष का कुछ टुकड़ा मिला, जिसको मिसाइल टेक्नोलॉजी मतलब उस समय शिकार करने के लिए तीर धनुष का प्रयोग किया जाता था। तो इसी को तीर धनुष को ही मिसाइल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी का यहाँ से कुछ सबूत मिला, ठीक है। नेक्स्ट आता है तिथिक्रम। इसका तिथिक्रम क्या था, पीरियड क्या था? तिथिक्रम मतलब इसका पीरियड क्या था, टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड था, मैं बताया था कि पैलेओलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या था, 20 लाख बिफोर सेंचुरी से लेकर के 10,000 बिफोर सेंचुरी था। मध्य पाषाण काल मेजोलिथिक एज का टाइम पीरियड के बारे में कहा जाता है। बहुत तरह का बुक तरह तरह का टाइम पीरियड बताता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पीरियड जो है अगर हम लोग मान के चलते हैं मेजोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में, तो मेजोलिथिक टाइम पीरियड का मेजोलिथिक एज का टाइम पीरियड है 12,000 बिफोर सेंचुरी इरा से लेकर के 8,000 बिफोर सेंचुरी इरा, या कहीं कहीं पे 10,000 बिफोर सेंचुरी इरा में लिखा हुआ रहता है। बिफोर क्राइस्ट बिफोर सेंचुरी लिखा रहता है BC। ये हो गया तिथिक्रम, हो गया इसका ये टाइम पीरियड था। उसी तरह से नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे मानव प्रजाति कौन से थे। मानव प्रजाति मतलब मेजोलिथिक एज में, मेजोलिथिक टाइम पीरियड में मानव प्रजाति को क्या कहा जाता था? मानव प्रजाति को क्या कहा जाता था? तो पिछले क्लास में मैं आपको पैलेओलिथिक एज जब बता रहा था तो उसमें मैं बताया था आपको, क्या बताया था? मैं बताया था लोअर पैलेओलिथिक एज, मिडिल पैलेओलिथिक एज और अपर पैलेओलिथिक एज। मैं बताया था कि लोअर पैलेओलिथिक एज में मानव प्रजाति को होमो इरेक्टस कहा जाता था। मिडिल पैलेओलिथिक एज में मनुष्य को होमो सेपियंस कहा जाता था, और अपर पैलेओलिथिक एज में मनुष्य को होमो सेपियंस कहा जाता था। मैं बताया था आपको कि अपर पैलेओलिथिक एज के बाद जहाँ भी मानव प्रजाति का बात होगा वहाँ पे होमो सेपियंस ही कहा जाएगा। मतलब लोअर पैलेओलिथिक एज में होमो इरेक्टस, मिडिल पैलेओलिथिक एज में होमो सेपियंस, और अपर पैलेओलिथिक एज और इसके बाद के जो भी टाइम पीरियड आएगा, जो भी काल आएगा, एज आएगा, वहाँ पे मनुष्य को होमो सेपियंस के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ का मानव प्रजाति क्या हो जाएगी, मानव प्रजाति को क्या कहा जाएगा? तो होमो सेपियंस कहा जाएगा। खत्म हो गया ये। उसी तरह से नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे पर्यावरण कैसा था, मतलब इन्वायरमेंट कैसा था। पैलेओलिथिक एज के बारे में बताया था कि पैलेओलिथिक एज का जो पर्यावरण था वह था प्लेस्टोसीन टाइप का, मतलब पूरा जो भी क्षेत्र था, ग्राउंड था, वह बर्फों से ढका पड़ा था। लेकिन अगर हम मध्य पाषाण काल का बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल में बर्फ पिघलना शुरू हो चुके थे, बर्फ वगैरह पिघल करके पानी बन के पीछे हटने लगे थे। मतलब इस समय का जो पर्यावरण था उसको होलोसीन टाइप का पर्यावरण कहा जाता है। होलोसीन टाइप का पर्यावरण कहा जाता है, होलोसीन टाइप का पर्यावरण कहा जाता है। मतलब इस समय होलोसीन टाइप के पर्यावरण थे। नेक्स्ट आता है भौगोलिक वितरण। तो भौगोलिक वितरण के बारे में कहा जाता है, जैसा कि मैं पिछले क्लास में आपको बताया था पैलेओलिथिक एज में कि एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता सकते थे कि मनुष्य कहाँ कहाँ पे रहते थे, लेकिन क्योंकि इसलिए नहीं बता सकते थे क्योंकि कुछ मनुष्य पैलेओलिथिक एज में पहाड़ियों में छिप करके रह रहे थे, क्योंकि ग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ जमा हुआ था, तो ग्राउंड पर रहना पॉसिबल नहीं।
इस कारण से हम लोग नहीं बता सकते थे, मतलब हम लोग नहीं ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि मनुष्य कहाँ पे रहते थे ग्राउंड पे। बस ये बता सकते हैं कि किस किस जगह पे वे लोग नहीं रहते थे। तो मैं बताया था पिछले क्लास में आपको भौगोलिक वितरण में कि मनुष्य जो था कहाँ कहाँ नहीं रहता था। तो सिंधु का मैदान जो था, सिंधु का मैदान, वहाँ पे मनुष्य की आबादी नहीं पाई जाती थी, मतलब मनुष्य नहीं रहते थे। उसी तरह से गंगा का मैदान, गंगा के मैदान में भी मनुष्य नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि बर्फ से ढका पड़ा था। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट आता है, तो नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं रहते थे। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्ट, तो वेस्टर्न कोस्टल जैसे कि मालाबार तट हो गया, मालाबार तट, इन जगहों पे भी नहीं रहते थे। मतलब ये 4 ऐसा जगह है जहाँ पे मानव प्रजाति नहीं पाई जाती थी। क्यों नहीं पाई जाती थी? क्योंकि यहाँ पे बर्फ जमा हुआ था। कौन कौन सा वह जगह है? तो वह भारत में सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, और वेस्टर्न कोस्टल मालाबार तट। यहाँ पे मनुष्य की प्रजाति नहीं पाई जाती थी। पूछेगा रीजन क्या है, बोलेंगे कि यहाँ पे उस समय पूरा ग्राउंड जो था बर्फ से ढका पड़ा था, तो मनुष्य जो थे वह पहाड़ियों में, गुफाओं में छिप करके रहते थे। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिक मतलब इकोसिस्टम का। अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिक का, तो इकोसिस्टम के बारे में कहा जाता है, पारिस्थितिकी के बारे में कहा जाता है कि इसका सबसे अच्छा सबूत जो है इकोसिस्टम का वह मिलता है बेलन घाटी से। बेलन घाटी से सबसे अच्छा जो है इकोसिस्टम के बारे में जानकारी मिलता है। क्या जानकारी मिलता है? कि पारिस्थितिकी के बारे में कि मनुष्य जो था वह बेलन घाटी में सबूत में, मतलब बेलन घाटी से कुछ साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है। क्या एविडेंस मिलता है? तो वहाँ से कुछ होल मिलता है, 4 तरह का होल मिलता है, मतलब होल मिलता है ग्राउंड पे। और इस होल को देख करके आर्कियोलॉजिस्ट अनुमान लगाते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि इस समय मनुष्य जो थे वह ज़मीन पर रहना शुरू कर दिए थे, बर्फ वगैरह हटने लगा था, तो ये लोग इस होल में, मतलब पिलर वगैरह था, पिलर टाइप का था ये होल, तो उनका मानना था कि इसमें इस पिलर की सहायता से वे लोग तंबू वगैरह गाड़ करके रहते थे। मतलब होल वगैरह जो है, होल वगैरह का कुछ एविडेंस मिलता है बेलन घाटी से। आप पूछेंगे सर बेलन घाटी कहाँ है? तो बेलन घाटी आपका बनारस और इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहा जाता है वर्तमान में, तो बनारस और प्रयागराज में बेलन घाटी पड़ता है। वहाँ से इस होल, ठीक है, ये होल टाइप का जो आप देख रहे हैं, ये होल जो है वहाँ से मिलता है। इस होल को कहा जाता है पोस्ट होल्स। इस होल को पोस्ट होल्स कहा जाता है। ये पोस्ट होल्स कहाँ से मिलता है? बेलन घाटी से। और ये अपने आप में एक सबूत है कि उस समय के मनुष्य जो थे वह तंबू वगैरह गाड़ करके जमीन पर रहना शुरू कर दिए थे, क्योंकि बर्फ वगैरह खत्म हो रहा था, ग्राउंड से बर्फ हट रहा था, पानी बनकर के बर्फ जो है पीछे हट रहा था, पिघल रहा था बर्फ, तो जमीन वगैरह क्लियर हो रहा था, ग्राउंड क्लियर हो रहा था, तो ये लोग वहाँ पे रहने लगे थे। नेक्स्ट आता है आवास के बारे में। तो आवास के बारे में सेम चीज बताएंगे। क्या बोलेंगे कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो था वह ग्राउंड पे तंबू वगैरह गाड़ करके, टेंट लगा करके रहना शुरू कर दिया था। उसका सबूत क्या है? तो बेलन घाटी। क्या है बेलन घाटी में? बेलन घाटी से पोस्ट होल्स मिलता है। पोस्ट होल्स 4 तरह का कटहरा टाइप का छेद मिलता है पिलर वाला, जिसको देख करके आर्कियोलॉजिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि इस होल्स की सहायता से मनुष्य जो था वह तंबू गाड़ करके, मतलब तंबू बना करके और यहाँ रहना शुरू कर दिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अन्य में। अन्य क्या है? तो अन्य है बहुत तरह की चीज है। अन्य में है ये लोग मछली मारते थे और पशुपालन करते थे। अब यहाँ पे रीजन आता है कि मछली और मारते थे और पशुपालन करते थे, तो कि मतलब कैसे मछली मारते थे? पशुपालन का शुरुआत क्या मध्य पाषाण काल में ही होता है? तो बिल्कुल पशुपालन का शुरुआत मध्य पाषाण काल में ही होता है। पैलियोलिथिक एज मतलब बूढ़ा पाषाण काल में पशुपालन का शुरुआत क्यों नहीं होता है? इसका भी कारण है, फैक्ट है। बोलेंगे कि पशुपालन का शुरुआत मध्य पाषाण काल में इसलिए होता है क्योंकि मध्य पाषाण काल में ही ग्राउंड से बर्फ वगैरह पिघल करके हटना स्टार्ट कर दिया था, और बर्फ जब पिघलने लगा था तो जो पशु पहाड़ियों में छिपे पड़े थे वो सब नीचे उतरने लगे,
और जब नीचे उतरने लगे तो मनुष्य इनको पालना शुरू कर दिया और बीस्ट ऑफ बर्डन और उसके साथ साथ और भी तरह तरह की चीज़ों में इनका यूज करना स्टार्ट कर दिया। उसी तरह से मछली वगैरह भी जब बर्फ पिघलेगा, पानी बन करके पीछे हटेगा तो मछली वगैरह उसमें रहेगा, तो मनुष्य मछली मार करके उसको खाना भी शुरू कर दिया। मतलब मछली मारना और पशुपालन के द्वारा वह अपने जीविकोपार्जन करते थे। नेक्स्ट आता है कि जनसंख्या बढ़ने का साक्ष्य जो है मध्य पाषाण काल में जनसंख्या बढ़ने का कुछ साक्ष्य जो है, सबूत जो है दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? तो मान लीजिए कि एक पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ में इस जगह पे कोई मनुष्य रह रहा है, कोई मनुष्य इस जगह पे रह रहा है। मतलब पैलियोलिथिक एज में इस तरह के पहाड़ों में लोग छिप करके रह रहे थे। क्यों रह रहे थे? क्योंकि ग्राउंड पे बर्फ जमा हुआ था। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही बर्फ पिघला तो ये लोग पहाड़ों से नीचे उतरेंगे, नीचे उतरेंगे तो एक दूसरे को देखेंगे, बोलेंगे तुम भी वहां रह रहे थे, तुम भी वहां रह रहे थे, इस तरह का मतलब चीज हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, आपस में दूसरे शादी विवाह करेंगे, बच्चा वगैरह पैदा करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे जनसंख्या में इंक्रीमेंट होगा और जनसंख्या बढ़ने का साक्ष्य भी मिलता है मेसोलिथिक एज से, मतलब मध्य पाषाण काल से जनसंख्या बढ़ने का भी साक्ष्य मिलता है। मतलब सेटल लाइफ स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, पशुपालन स्टार्ट हो जाएगा, घर बना करके रहने लगेंगे, एक अस्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर देंगे। उसके बाद आदमी बच्चा पैदा होगा, मरेगा आदमी, तो मरेगा तो क्या करेंगे, ग्राउंड पे दफनाएंगे। मतलब अगर कहा जाए कि कब्र वगैरह में मनुष्य को दफनाने और जलाने का प्रथा कब शुरू हुआ? तो मध्य पाषाण काल में। पूछेंगे क्यों मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ, पैलियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल में क्यों नहीं शुरू हुआ? इसलिए नहीं शुरू हुआ क्योंकि पैलियोलिथिक एज में ये पूरे जगहों पे बर्फ जमा हुआ था, और बर्फ जमा हुआ था तो ये लोग क्या करते थे, पहाड़ियों में छिप करके रहते थे। और पहाड़ी में जब छिप करके रहते थे तो क्या करते थे कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उस सिचुएशन में ऐसे ही पहाड़ी में छिप करके रहना है तो खाने पीने का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो कुछ बुक में लिखा हुआ है कि जब कोई पर्सन मर जाता था तो ये लोग क्या करते थे कि उसको खा जाते थे। खाने का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत था, काफ़ी ज़्यादा समस्या था, तो उसको ये लोग खा जाते थे। ठीक है, तो यहाँ से ये सब चीज़ का जो है साक्ष्य मिलता है। मध्य पाषाण काल में कब्र वगैरह स्टार्ट होता है, मतलब मनुष्य को दफनाने का प्रथा जो है मध्य पाषाण काल में ही शुरू होता है। उसके साथ साथ कुछ युग्मिक सावधान वगैरह का साक्ष्य मिलता है। युग्मिक सावधान का साक्ष्य का मतलब है कि कुछ कब्रों से खुदाई होती है, मतलब कुछ जगहों से खुदाई होती है तो वहाँ से कब्र वगैरह में दिखाई देता है जमीन के अंदर की कुछ, एक महिला है एक पुरुष का साथ बॉडी मिलता है, प्रोटीन बॉडीज मिलता है, हड्डी वगैरह मिलता है। तो यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय जो सती प्रथा का सिस्टम था, सती प्रथा भी स्टार्ट हो चुका था। सती प्रथा में था कि अगर कोई पुरुष है, विवाहित है, अगर स्त्री से पहले उसके हस्बैंड का पति का डेथ हो जाता है तो उस सिचुएशन में स्त्री को भी जिंदा गाड़ दिया जाता था, मतलब पुरुष के साथ उसको दफना दिया जाता था। सती प्रथा में था जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है राम, इसकी पत्नी है सीता, तो अगर राम का मृत्यु सीता से पहले हो गया तो ये राम को जहाँ दफनाया जाएगा उसी कब्र में सीता को भी जिंदा या फिर मार करके दफना दिया जाता था। इसी को सती प्रथा सिस्टम कहा जाता है। तो ये शुरू हो चुका था कब? मध्य पाषाण काल में, इसका साक्ष्य मिलता है। उसके बाद मध्य पाषाण काल में यह भी सबूत मिलता है कि कोई व्यक्ति, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था, सुपरस्टिशन था। क्या था? अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ साथ ये लोग क्या करते थे, उसका दैनिक जीवन में उपयोग आने वाला जो वस्तु था, जैसे मटका हो गया, ठीक है, कपड़ा वगैरह हो गया, खाने पीने का कुछ सामान हो गया, बर्तन हो गया, मतलब दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जो भी वस्तु थे उस वस्तु को इस कब्र में डाल दिया जाता था। ये लोग मानते थे, मतलब अंधविश्वास कूट के भरा हुआ था। क्या मानते थे? तो इनका मानना था कि व्यक्ति जो है मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है, और दूसरा जन्म जब लेगा तो उसको इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए ये सब चीज़ वे लोग करते थे। तो इस तरह से ये सब चीज़ था। उसके साथ साथ यहाँ कहा जाता है कि पैलियोलिथिक एज में, जैसा कि हम बताए थे
पैलेलिथिक एज में मैं आपको बताया था कि मानव जो थे वह भोजन संग्राहक थे और शिकारी का काम करते थे, मतलब अपने जीविकोपार्जन के लिए जंतुओं का शिकार करते थे और भोजन को इकट्ठा करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में ये लोग खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए, एग्रीकल्चर का स्टार्ट हो गया, पशुपालन वगैरह करने लगे, मतलब पूरी तरह से जो है अब एक आत्मनिर्भर जो है ये लोग बन गए। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट इन लोगों में स्टार्ट हो गया और ये सब का शुरुआत मेसोलिथिक एज मतलब मध्य पाषाण काल से शुरू हो गई। उसके साथ साथ कुछ अंधविश्वास के बारे में बताया कि बहुत सारा अंधविश्वास भी था, लोग शिक्षित कम थे, लोगों के पास ज्ञान की कमी थी, तो काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास था। यही सोच सकते हैं कि पहाड़ में छिप करके रहते थे, कोई मर जाता था तो उसको खाते थे, मतलब उसी को खा जाते थे। उसके अलावा कोई स्त्री का कोई मतलब वुमेन का अगर हस्बैंड डेथ कर गए तो उस वुमेन को हस्बैंड के साथ ही दफना दिया जाता था। मतलब काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास ये सब चीज़ भरा हुआ था मध्य पाषाण काल के पीरियड में। साथियों बाकी का ये जो मतलब टॉपिक है आज का मेसोलिथिक एज ये सब खत्म हो गया और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे नियोलिथिक एज और उसके बाद हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट करेंगे। साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।